Hello everyone, welcome to class 12 physics chapter 2 lecture number 2.14 और आज हमें सॉल्व करने टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, उनको आप स्टडी करो। अगर कोई डाउट हो तो आपको बताए क्या करना है भैया। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2.6। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude of 10 to the power of minus 19 कूलम मीटर। एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट कितनी है? 10 टू द पावर ऑफ माइनस 29 कूलम मीटर। अब 1 मोल, देखो सब्सटेंस कितना आपका 1 मोल, ठीक है। अब दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब आपको पता है, आपने पोलर और नॉन पोलर के अंदर स्टडी किया था। एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power of 6 volt per meter, the direction of field is suddenly changed, यहाँ पे करेक्शन कर दो, suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance and the align its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the dipole. 100% पोलराइजेशन मतलब कि 1 मोल सब्सटेंस है ना, उनके हर एक मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होगा। तो इनिशियली आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड, जैसे आपको लाइव लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इनिशियली आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा आपका कितना 0 डिग्री। फिर वहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री पे चेंज करोगे तो डाइपोल मोमेंट भी वहाँ पे चेंज होगी कि नहीं, 0 to 60। तो सेकेंड केस कहाँ पे बनेगा? 60 डिग्री पे। क्लियर? तो एक बार आप 0 डिग्री पे एनर्जी निकालो और एक बार 60 डिग्री पे। और एनर्जी का तो इक्वेशन याद है ना, वर्क डन था भैया, आपकी एनर्जी थी माइनस पी कॉस थीटा। अब देखो ये जो P है ना, वो क्या होती है आपकी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट टोटल, तो ये जो आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है वो कितनी है? एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की। तो हमें तो 1 मोल सब्सटेंस की निकालनी पड़ेगी कि नहीं। तो देखो 1 मोल जो सब्सटेंस होगा उनके अंदर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर, तो देखो यहाँ पे 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो के बराबर। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6 × 10 to the power of 23। अब देखो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 molecule is 10 × 10 to the power of 29 कूलम इंटू मीटर, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगी? एक मॉलिक्यूल की इतनी होगी, तो इतने सारे की कितने की मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल, तो वो कितनी होगी? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 × 10 to the power of 23 इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 molecules 10 to the power of minus 29. So this will be 6 × 10 to the power of minus 6 कूलम इंटू मीटर। तो ये आपकी क्या मिल गई आपको? टोटल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो दो टाइम पे मैं एनर्जी निकालूँ, एक थीटा का कौन सा होगा 0 डिग्री और एक कौन सा होगा 60 डिग्री, एक इनिशियल और एक आपकी फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 में बोलूँ तो किसके बराबर होगी? माइनस पी कॉस थीटा, थीटा विल बी 0 डिग्री, P इज़ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आपने निकाली है, तो कितनी होगी? 6 × 10 to the power of minus 6। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है? 10 to the power of 6 वोल्ट पर मीटर, 10 to the power of 6 वोल्ट पर मीटर। और थीटा क्या होगा? कॉस 0, कॉस 0 कितना होगा? 1। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको कितनी मिली? U1 माइनस 6 जूल। कितनी मिली आपको? माइनस 6 जूल। चलो फिर फाइनल, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 60 डिग्री पे करो, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी क्या मिलेगी आपको? तो थीटा आपका सिंपल क्या बनेगा? 60 डिग्री। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितने मिलती है? तो U2 किसके बराबर? माइनस पी कॉस 60 के बराबर। तो -6 × 10 to the power of -6
electric dipole moment E electric field 10 to the power of 6 cos 60 will be 1/2. So this will be -3 जूल। तो ये आपको U2 मिलेगी, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों का, वही अमाउंट में आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है, मतलब रिलीज्ड होगी। तो हीट एनर्जी रिलीज्ड तो वो कितनी होगी, U2 माइनस U1 के बराबर। क्लियर। तो -3 जूल -6 जूल, तो ये कितनी मिलेगी आपको, 3 जूल, ठीक है। अगर यहाँ पे जूल ना लिखो चलेगा। तो ये एनर्जी कितनी आपकी रिलीज्ड होगी, 3 जूल, ठीक है। और एक क्यों रिलीज्ड होगी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको सब सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो देखो, फर्स्ट अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने स्टडी किया था, ठीक है, कि अगर मैं मेरे ड्राई हेयर को रब करूँ, ठीक है, मेरे पास है नहीं ड्राई हेयर ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेपर पे इसको अट्रैक्ट करता था कि नहीं। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। क्लियर। तो वहाँ पे आपको पता है उनका रीज़न क्या था, कि जब भी ड्रायर के अंदर आप उनको रब करोगे तो फ्रिक्शन की वजह से किसका फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कॉम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस्ड होता था, स्टैटिक चार्ज। क्लियर, आपको पता है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने स्टडी किया था ना, ठीक है। तो कॉम के ऊपर क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा और वो पेपर पीस को क्या करता था, अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। लेकिन मानो कि वही जो आपकी कॉम है उनको वेट हेयर के अंदर मैं रब करूँ, ठीक है, वेट हेयर से उनको काम करूँ, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि आपके हेयर क्या रहेंगे, वेट हेयर रहेंगे, तो फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं होगा तो वो पेपर पीस को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉम अगर आप ड्राई हेयर के अंदर करोगे तो पेपर पीस को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वेट हेयर या तो ऑयली हेयर होते वहाँ पे करो तो पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगी। समझ में आ कि नहीं। क्यों, तो सिंपल कि ड्राई हेयर के अंदर चार्ज डेवलप होता है, वेट हेयर से चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। चलो फिर उनका सेकेंड पार्ट, ordinary rubber is an insulator but special rubber tire of aircraft are made slightly conducting. Why this is necessary? अब देखो कि आपकी जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जब भी लैंडिंग करेगी या तो टेक ऑफ करेगी तो काफ़ी हाई स्पीड से ना रनवे पे दौड़ती है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर। तो वो चार्ज को आपको क्या करना है, उनको स्टोर नहीं कर सकती, तो उनको आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसीलिए उनकी जो टायर होती है वो स्लाइटली क्या होती है, कंडक्टिंग होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ना आपको, टू अनेबल देम चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन टू दी ग्राउंड। इफ़ वी डोंट मेक टायर स्लाइटली कंडक्टिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेटेड में रिजल्ट इन स्पार्क एंड रिजल्ट इन दी फायर, ठीक है। मैं ये शायद ये बच्चों को मैंने करवाया था आपको, चेयर के ऊपर बैठो, पीछे से कोई रुमाल ऐसे घुमाएगा, फिर आपको टच करे ना तो हल्की सी एक शॉक लगती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो पॉसिबल है, ठीक है, वो ना हो इसीलिए आपकी जो हाई स्पीड मतलब कि आपकी जो एयरक्राफ्ट है उनकी टायर क्या बनती है, स्लाइटली कंडक्टिंग, ठीक है। चलो, और मानो कि कोई फ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रही है कोई ट्रक वगैरह, तो वहाँ पे भी ना एक पीछे से एक रोड होती है जो ग्राउंड को टच करती है, मेटल की रोड, क्योंकि उनके अंदर फ्लेमेबल कोई भी मटेरियल है तो वो अगर स्पार्क हो तो एक्सीडेंटली वहाँ पे फायर लग सकती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। वहाँ पे टायर कंडक्टिंग नहीं बनाते, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट करवाते। चलो, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, यूजुअली हैव अ मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। वाई? इसका सॉल्यूशन तो मिल गया ना अभी आपको, मैंने आगे बोला था बी के अंदर वैसे ही है। चलो फिर नेक्स्ट डी, अ बर्ड perches on a bare high power line, nothing happens to the bird. A man standing on a ground touch the same line, get fatal shock. Why? अब देखो कि जो शॉक लगती है ना, दैट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है। अगर मानो कि एक लाइन है और इनके ऊपर कोई बर्ड बैठा है तो बर्ड ये लाइन की जो पोटेंशियल होगी ना उनसे अपना पोटेंशियल सेट करेगा, ठीक है। क्लियर, वो ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है तो ये लाइन का पोटेंशियल और बर्ड की पोटेंशियल सेम बन जाएगी तो उनको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई ग्राउंड से कनेक्ट होके इनको टच करे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, तो वहाँ पे शॉक लगती है। और एक सिंपल पता है ना आपको कि जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो तो करंट फ्लो नहीं होती, मतलब शॉक नहीं लगती। तो बर्ड ऊपर बैठा है तो ग्राउंड से सर्किट कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है, ये सेकंड में। क्लियर। और जब कोई ग्राउंड से उनको टच करे तो शॉक लग जाएगा। अगर आपको बोले कि आप लाइव वायर के ऊपर आप लटक सकते हो, आप बोलो हाँ लटक सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पैर दूसरी कोई लाइन से या तो ग्राउंड से टच ना करे तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, a slab of dielectric constant K has the same area of the plate of parallel plate capacitor. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? ये देखो आपने टॉपिक स्टडी किया था ना, डाइलेक्ट्रिक स्लेब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो वैसे ही करना है। वहाँ पे आपकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे क्या हमें लेनी है, ठीक है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे ही मैं करवा देता हूँ, सिंपल वन है। तो आपको पता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लेब यहाँ पे प्लेस्ड करोगे तो ये जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ए वाले रीजन में एग्जर्ट होगा, ठीक है। और स्लेब के अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई एग्जर्ट होगी। तो दोनों के अक्रॉस आपकी जो मतलब नेट जो पोटेंशियल होगी तो वो पोटेंशियल किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू ई इंटू टी। अब देखो ये टी कौन होगी, थिकनेस ऑफ दी स्लेब, टी कितनी होगी, थिकनेस ऑफ दी स्लेब। और सेकेंड थिंग कि ई नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा उनकी वजह से, ठीक है। क्लियर। चलो तो d माइनस टी रीजन में देखो टोटल डिस्टेंस d, तो d माइनस टी वाले रीजन के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अभी यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, देखो ये न्यूमेरिकल के अंदर ना यहाँ पे आपने कंसिडर किया है कि ये जो स्लेब की थिकनेस है, ठीक है, तो वो कितनी है 3/4 ऑफ डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और इक्वेशन एक और आपको याद होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट डिवाइड बाय के बराबर, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो यहाँ पे टी की जगह पे क्या लिखूँ, थिकनेस टी की जगह पे 3/4 ऑफ डी प्लस ई नॉट टी की जगह पे 3/4 ऑफ डी। क्लियर। ई की जगह पे क्या लिखा आपने, ई नॉट डिवाइड बाय के 3/4 ऑफ डी ई नॉट, और इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो d/4। क्लियर। डी कॉमन करो तो ई नॉट इंटू डी 1/4 प्लस 3/4 के कौन है आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, ई नॉट वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ये कौन है, potential difference across the capacitor when there is no dielectric slab between the plate of कैपेसिटर, और इनका सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। चलो फिर कैपेसिटेंस का इक्वेशन है आपके पास। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर। तो चार्ज आपकी क्यू नॉट वही रहेगी। क्लियर। पोटेंशियल कितना मिला, वी आपको वी नॉट के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 तो यहाँ पर रिप्लेस्ड किया आपने। क्लियर। तो ए क्यू नॉट डिवाइड बाई वी नॉट क्या बन जाएगी, इनिशियल कैपेसिटेंस देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड दिस विल बी सिंप्लीफाइड 4k डिवाइड बाई k प्लस 3। समझ में आ कि नहीं सबको, है ना। क्लियर। सी नोट क्या होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस वेयर देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, ठीक है। 4 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराडे, इज़ कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, ये चारों कैपेसिटर का इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। ये 3 पहले सीरीज़ में बनेगा, ये तीनों के सीरीज़ का जो इक्वावेलेंट होगा वो इनसे क्या बनेगा, पैरेलल में। फिर क्या फाइंड आउट करना है, द चार्ज ऑन
सॉरी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, clear, not the charge on a capacitor, the plate with a higher potential equal the opposite to the charge on the plate with lower potential, ठीक है। अब यहाँ पे देखो खाली आपको क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है हर एक कैपेसिटर के ऊपर, क्लियर। चलो तो इनका सॉल्यूशन, तो सर्किट पहले बनाओ। तो देखो यहाँ पे 4 कैपेसिटर है आपकी, C1 C2 C3 एंड C4, और सबका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। तो सबका कैपेसिटेंस कितना, 10 माइक्रोफैरेड है। चलो तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये C1 C2 C3 कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तो मानो कि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस C' में कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कनेक्शन, और उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो क्या मैं कंसिडर करूँ, C'। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 C3, तो वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, तो 1/C' सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका कितना कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोफैरेड है। अभी देखो फैरेड में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो आंसर भी मुझे कौन से यूनिट में मिलेगा, माइक्रोफैरेड को कितना मिलेगा, 10/3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है आपका, 1/10 प्लस 1/10 कितना मिलेगा, 10/3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है ना, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और ए किसके बराबर है, 1/C' के बराबर। चलो फिर देखो आपकी जो C' होगी वो, एंड आपकी जो C4 होगी वो कौन से कनेक्शन में बनेगी, इन पैरेलल कनेक्शन, विल बी इन पैरेलल कनेक्शन। कौन से कनेक्शन में बनेगा, पैरेलल कनेक्शन में, और उनका इक्विवेलेंट में C एज्यूम करो, लेट C बी दी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो उनके लिए क्या मिलेगा, तो वो क्या होगा, तो C इज इक्वल टू C' प्लस C4, तो C' आपका किसके बराबर है, 10/3 के बराबर, प्लस 10, तो ये क्या होगा 40/3। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस 13.3 माइक्रोफैरेड है। तो ये आपको टोटल कैपेसिटेंस मिला 13.3 माइक्रोफैरेड है। अब देखो चार्ज की जब बात करें, तो चार्ज आपका देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबके ऊपर अलग अलग, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम, ठीक है। और Q इज इक्वल टू CV वाले रिलेशन आपको याद है कि नहीं, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका चार्ज का इक्वेशन था कि नहीं। तो अगर मानो कि फोर्थ कैपेसिटर पे मुझे चार्ज निकालना है, तो Q4 कैपेसिटेंस ऑफ फोर्थ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी फोर्थ कैपेसिटर, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि कैपेसिटेंस आपकी ये जो फोर्थ कैपेसिटर होगी, ये वाले आपकी जो फोर्थ कैपेसिटर है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 500 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। तो उनका चार्ज क्या बनेगा, तो उनका चार्ज आपका क्या बन जाएगा, तो Q' बोलूँ मैं, तो वो क्या बनेगा, चार्ज ऑन C4, चार्ज ऑन C4, तो वो क्या बनेगा, Q' इज इक्वल टू C4 इंटू V। अब देखो इनको एक मैं सिंपल सर्किट बना के भी करता हूँ। 10 माइक्रोफैरेडे में था ना, तो माइक्रोफैरेडे का मैंने फैरेडे किया -6 इंटू 500, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ये Q' मिल गया, चार्ज ऑन फोर्थ कैपेसिटर। देखो आपका ऐसा बनेगा ना, AC' C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट, और यहाँ पे कौन होगा, C4, ठीक है, और यहाँ पे उनसे सप्लाई यहाँ पे कितना आपका 500 वोल्ट, ये कौन है, C4, क्लियर। अब देखो कि फिर मैं चार्ज निकालूँ C1 C2 C3 के लिए। अब ये तीनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। ये C1 C2 C3 कौन से कनेक्शन में, वहाँ पे सीरीज कनेक्शन में, तो तीनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा। और आपकी ये जो फॉर्मूला होगी ना कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ पे उनका कैपेसिटेंस आएगा कॉम्बिनेशन वाला,
तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 2 3, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 C2 C3, क्योंकि ये इनसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रहेगा, 500 वोल्ट। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू सी डैश इंटू वी। क्लियर। तो सी डैश आपका कितना था, 10/3 माइक्रोफैरेड है, तो उसको मैंने फैरेड में कन्वर्ट किया, और ये 500 आपका वोल्ट है, तो ये कितना बनेगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q इज इक्वल टू, ये आपको मिल गया चार्ज। ठीक है, तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ये वाला। क्लियर, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखो 10 नंबर, 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। कितने से चार्ज करते हो, 100 वोल्ट बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपके पास इक्वेशन है ना, हाफ से वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो ये तीनों इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन से आप एनर्जी निकालो। The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the energy stored by the system? What is the energy stored by the system? ठीक है, कि ये सिस्टम से एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो आपको निकालनी है। क्लियर। चलो, तो फर्स्ट केस में खाली एक कैपेसिटर थी 900 पिकोफैरेड 100 वोल्ट से कनेक्टेड थी। फिर इनको आपने सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से कनेक्ट किया वहाँ पे, है ना। तो दोनों के लिए एनर्जी निकालनी है। चलो फर्स्ट पार्ट, एक कैपेसिटर है आपकी, यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर है और इसको आपने कनेक्ट किया बैटरी के साथ 100 वोल्ट। ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना, 900 पिकोफैरेड है। तो कैपेसिटेंस है आपके पास 900 पिकोफैरेड है, वोल्टेज आपको गिवन है 100 वोल्ट। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये कैपेसिटर के अंदर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन है आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो आपके पास तीन इक्वेशन है ना, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, लेकिन उनके लिए चार्ज निकालना पड़ेगा। फिर एक हाफ क्यू वी वाला इक्वेशन है, उनके लिए भी आपको चार्ज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी से। तो एक यहाँ पे आपके पास सी और वी है, तो आपके पास है इक्वेशन कितनी है, कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, ये हाफ सी वी स्क्वायर। तो यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1/2 कैपेसिटेंस कितना आपका 900 पिकोफैरेड है। ठीक है, तो उनको मैं कन्वर्ट करूँ तो 900 इंटू 10⁻⁻, पाइको मतलब कितना होगा, 12 होगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। इंटू वोल्टेज स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, तो आंसर आपको मिलेगा 4.5 से मिलेगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन से करो, जूल। तो ये आपकी एनर्जी होगी कैपेसिटर की, जब वो कैपेसिटर अकेला था और 100 वोल्ट से कनेक्ट किया था। फिर आप ध्यान से रीड करो, सेकेंड पार्ट के अंदर आप क्या करते हो, तो सेकेंड पार्ट के अंदर आपने क्या किया, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। सेम कैपेसिटेंस वाली कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे, सेम कैपेसिटेंस है ना, 900 पिकोफैरेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ऐसे ही जब इनको इनके साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो दो यहाँ पे होगा, दो मेथड है, दोनों में आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट एकदम सिंपल मेथड है, वहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि यहाँ पे मानो कि पहले जो चार्ज है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अभी नया जो चार्ज होगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर बने, क्यू डैश के बराबर। और वो क्यू डैश किसके बराबर होगा, तो पहले जो चार्ज होगा उनसे हाफ हाफ। ठीक है, मानो कि पहले कैपेसिटर ऐसे थी ना, आपकी एक कैपेसिटर थी, बैटरी से कनेक्ट किया, तो इनके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हुआ, क्यू के बराबर।
ठीक है। तो अभी क्या होगा, इनके ऊपर Q/2 चार्ज होगा और इनके ऊपर आपका Q/2 चार्ज होगा। और सेकंड थिंग कि अभी इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो भी क्या बनेगा, पहले से हाफ। क्लियर। तो आपके पास एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा ना, वहाँ पे आपको एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा। टोटल एनर्जी दो कैपेसिटर की बनेगी, तो टोटल एनर्जी आपकी क्या बनेगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब टू कैपेसिटर एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखो इनके ऊपर चार्ज भी Q/2, पोटेंशियल V/2, इनके ऊपर भी वही चार्ज कितना Q/2, पोटेंशियल कितना V/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 टाइम्स, और इसको मैंने क्या बोला है, Q' के बराबर, ठीक है, Q' इज इक्वल टू Q/2। तो हाफ QV वाला एक इक्वेशन था ना आपका एनर्जी का, तो ये क्या बनेगा, 1/2 Q' इंटू V'। ये 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल एंड चार्ज दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम। क्लियर। चलो तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करो, तो ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी 2 कैंसिल करूँ या तो मैं इनको पहले रिप्लेस करूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 Q' की जगह पे क्या आ जाएगा, Q/2, V' की जगह पे क्या आ जाएगा, V/2। क्लियर। तो आपका जो आंसर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा 1/2, देखो ये कैंसिल, तो 2 क्या रहेगा 4, तो ये क्या बनेगा 1/4, ये क्या बनेगा 1/4 Q इंटू V। फ़ोन किसका आ रहा है। क्लियर। चलो 1/4 Q किसके बराबर होगा, तो Q की वैल्यू आपने निकाली क्या, ठीक है। अगर नहीं निकाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 Q इंटू V। तो ये तो पहले वाली एनर्जी है कि नहीं, ठीक है, पहले वाली एनर्जी है ना, जो आपने हाफ से भी स्क्वायर करके रखी थी। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो हाफ QV से, या तो फिर Q²/2C से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पहले वाली एनर्जी है। पर अगर आप नोट्स के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, अगर मानो कि यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है आपको, तो QCV से कितना मिलेगा आपको, 9 × 10⁻⁻8। और ये V क्या होगा आपका, V कितना आपको यहाँ पे दिया 100। क्लियर। V कितना होगा 100, उनको रिप्लेस करो। तो देखो वहाँ पे मैं करूँ तो ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तो वहाँ से डायरेक्ट एनर्जी, तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास है 9 × 10⁻⁻8। Q अगर नहीं कैलकुलेट किया तो आप करोगे C इंटू V करके, ठीक है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल करके। क्लियर, पहले वाले केस का। चलो फिर V कितना होगा, तो V आपको पता है कितना आपको दिया 100, तो आप कैलकुलेट करो तो आंसर आपको कितना मिलेगा, तो आंसर आपको मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो एक और मेथड में करवाता हूँ आपको। तो सेकंड मेथड के अंदर वैसे ही है, ठीक है। तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा, Q'। लेकिन यहाँ पे आपको एक एज्यूम करना है कि ये दोनों जो कैपेसिटर होगी आपकी, ये दोनों जो कैपेसिटर होगी उनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपको एज्यूम करना है। कि मानो कि उनकी जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना करूँ, V' कंसिडर करूँ। तो Q' क्या होगा, C इंटू V' होगा कि नहीं, ठीक है। और आपको पता है कि आपका Q' क्या बनेगा, पहले जो चार्ज होगा उनसे हाफ बन जाएगा। कि अगर आपने पहले Q चार्ज कंसिडर किया तो उनका क्या बनेगा, हाफ। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम वैसे ही आगे जैसे किया था, एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बनेगी, तो 2 इंटू 1/2, ये एनर्जी का इक्वेशन है दो पेयर के लिए, तो वो क्या बनेगा Q' इंटू V'। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो तो ये कैंसिल, तो ये क्या रहेगा Q' इंटू V'। समझ में आ कि नहीं आपको। चलो Q' इंटू V' कौन है, कॉमन पोटेंशियल, किसके बराबर होगी, Q'/C, तो Q'/C। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। चलो तो ये क्या बनेगा Q'² और Q' आपको पता है किसके बराबर होगा, Q/2 के बराबर। क्लियर, तो ये क्या बनेगा Q²/4C है कि नहीं। आपके पास वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू भी है,
ठीक है, आपके पास चार्ज की वैल्यू भी है। अगर आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है, देखो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, या तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप q इज इक्वल टू क्या लगा पाओगे, यहाँ पे cv लगा देते हो। ठीक है, q की जगह पे आप क्या लगाओ, q इज इक्वल टू cv, तो वहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी इन टर्म्स। या तो मैं बोलूँ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c करूँ इंटू 1/2 करूँ, तो ये देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ क्यू वी हाफ से वी स्क्वायर, तो ये तो कौन सी वाली एनर्जी है, पहले वाली एनर्जी है कि नहीं। ठीक है, तो 1/2 पहले वाली एनर्जी कितनी थी आपकी 4.5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये क्या बन जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्लियर, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन की क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आपने देखा ना, पहले से एनर्जी हाफ हो गई, मतलब एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी का क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ। क्लियर इतना, चलो फिर नेक्स्ट।